जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज़ कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज़्ज़त में कमी हो। और मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सिपाहसालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज़्ज़त में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज़ कोऑपरेशन है और नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर पिछले एक हफ्ते से लगभग हम ये देख रहे हैं कि चहमगोइयाँ हो रही हैं, र्यूमर्स हो रहे हैं या गॉसिप जारी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि परसेप्शन, ये तासुर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की आपस में कुछ तलखी हो गई है, उनके बीच में कुछ रिफ्ट आ गया है तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि आज काबीना का इजलास होता है और उसमें ये चहमगोइयाँ और ये र्यूमर्स और ये जो परसेप्शन था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। किस तरह से ख़त्म किया जाता है कि हमें फवाद चौधरी साहब, अभी आपने सुना, भी वो आकर के बताते हैं कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप सेम पेज पर है। ऑब्वियसली DGISI की जो तैनाती है, उसकी जो पोस्टिंग है, उसको लेकर के कुछ कानूनी तकाजे ज़रूर हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हल हो जाएंगे और अभी भी जो सेम पेज है वो बरकरार है। हैवन सेड दैट, हुकूमत की इस वजाहत के बाद मैं ये समझती हूँ कि ये जो र्यूमर्स थे, ये जो कयासराइयाँ थीं, ये जो परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, उसको खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके ऊपर अब कुछ सवाल नहीं उठाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हर इशू, हर मुद्दा इसलिए नहीं होता कि उस पर सियासत की जाए। बहुत से ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पर कोई सियासत नहीं करता, उसको सियासत करने का हक़ नहीं होता, चाहे वो हुकूमत ही क्यों ना हो। सो इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को जो बहरानात दरपेश हैं इस पर भी हम बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। निहाल हाशमी साहब हैं, रहनुमा है PMLN के, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। कादिर मंदुखिल साहब हैं, सिटिंग MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। तीनों मेहमानों को का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। अब इस पूरे इशू पर मुझे ज़्यादा बात तो करनी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा ना कि हर इशू पाकिस्तान के अंदर आपको यह हक़ नहीं देता कि आप उस पर सियासत के हवाले से बात कर सकें, चाहे वो हुकूमती क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे आपके पार्ट पर ज़रूर बात करनी है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके जो चेयरमैन हैं, आपके जो लीडर हैं, वो किंग ऑफ क्राइसिस हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। पहले बहरानात क्या कम थे, मैं मजीद बहरान आपको शो में आगे चल के बता भी दूंगी, लेकिन आपको मेरे से बेहतर पता होगा, कंसिडरिंग कि आप तर्जुमान हैं, आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो पहले क्या बहरानात कम थे जो कि एक नॉन इशू को इशू बना रहे हैं आप लोग। जस्ट सॉर्ट द मैटर आउट ASAP, ताकि आप जो अवाम से रिलेटेड बहरानात हैं, जिसके बलबूते पर आपको वोट मिलने हैं और आप तिरकर जब ये बोलते हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, आप ताकि उन बहरानात के ऊपर जो है वो काम कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो कोई किसी किस्म का बहरान नहीं है। और अगर पूरी दुनिया जिस सिचुएशन को फेस कर रही है, अगर आफ्टर कोविड आप बात करें, तो उसमें तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल है और बाकी सारी चीज़ें भी राइट डायरेक्शन की तरफ है। और कोई ऐसी बहरान वाली कैफियत मुझे समझ नहीं आई, आपका इशारा किस तरफ है। बाकी जहाँ तक रह गई ये सिचुएशन, आपने बड़े अच्छे खूबसूरती से ये बात की कि पाकिस्तान वो अपनी नौयत का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग बहुत जल्दी खुश फहमियाँ पाल लेते हैं और अचानक से मिठाइयाँ बांटते हैं, फिर उसी सिचुएशन के ऊपर रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहती चलूँ, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात कर दी, और फिर भी अगर किसी को कोई शक और शुबा है तो चले 2-4 दिन खुश होने का, सेलिब्रेशन करने का, अगर कोई खुश फहमियों में रह के कुछ भी करना चाहता है तो उसके ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, 3 चीज़ों के ऊपर मेरा ख्याल है सैकड़ों प्रोग्राम्स हुए। एक तो जी CM साहब जा रहे हैं, कहीं नहीं गए, इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, मैं CM पंजाब की बात कर रही हूँ। दूसरा ये कि जी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ख़तरे में है, और फिर बड़े बुलंदोबाग दावे किए जाते हैं, एक ख्याली पुलाव की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। हाँ, खुश फहमियों पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन यही है कि इंशाल्लाह तारीख गवाह रहेगी बेनिश कि इस वक्त की जो
सिटिंग गवर्नमेंट है या हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो वाकई ही एक्चुअली एक पेज पे हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी बड़ी कामयाबियां इंटरनेशनली भी हमें शुक्र खुदा का कि हमारी सिचुएशन पहले से कहीं बेहतर है। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि अगर हम आज अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि आपकी जो सिविल गवर्नमेंट एंड आपकी जो मिलिट्री है वो एक्चुअली एक पेज पे है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो हम कौन होते हैं उनके दिमाग में ये इंजेक्शन लगाने वाले। हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन समटाइम चीज़ें अंडर डिस्कशन आ रही हैं और वो आनी चाहिए, और उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी का ज़ाती इशू है या किसी ने अना का मसला बना लिया हुआ है तो या ये मसला हल तलब नहीं है। सारी सिचुएशन हल तलब हैं, कोई ऐसा मसला न, क्योंकि हम ज़ातियात की चीज़ें कर नहीं रहे हैं। हमारा मतमा नज़र अपने इदारों को उनको उनकी इज्जत एहतराम उसको ना सिर्फ बहाल करना बल्कि मजीद उसको उसमें बढ़ावा देना, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। इसी चीज़ का मैंडेट हमें मिला है। अगली जहाँ तक रहेगी बात कि और ज़ाती किस्म का कोई इदारा भी अपनी पसंद नापसंद का मेरा ख्याल है फैसला नहीं करता, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस वो एक पेज पे हैं, इंशाल्लाह रहेंगे, बिकॉज दोनों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सर्व पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन बनाना, नाकाबिल तस्खीर बनाना, और उसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। जहाँ तक रहेगी बात देखें, मैं एक और बात ज़रूर इस पे अपनी कौम को आगाह करना चाहती हूँ कि इस मुल्क में नवाज शरीफ सिर्फ एक ही थे, कोई दूसरा नवाज शरीफ नहीं है। सो इसलिए किसी को घबराना नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो खुश हो रहे हैं लेट देम सेलिब्रेट। इनफैक्ट रिजल्ट ये होगा कि पाकिस्तान विन विन सिचुएशन पे है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसे मजीद विन विन सिचुएशन के ऊपर सारे मुल्क के इदारे और हम जो सिविल गवर्नमेंट है हम उसको लेके मजीद जाएंगे। जहां तक जी मुझे सवाल करने का मौका दीजिए, आपको ये विन विन सिचुएशन मुबारक हो, को मुबारक हो, आपको ये सेम पेज भी मुबारक हो, आपको तमाम तर जो आपकी कामयाबियां हैं इस हुकूमत में, जो आपकी नजर में कामयाबियां हैं वो सब आपको मुबारक। थैंक यू। लेकिन बहरानात की अगर मैं बात करूं, आपको ये पता है कि एक बहरान बिल्कुल सर उठाए खड़ा है और वो है गैस का बहरान। सर्दियां आर जस्ट राउंड द कॉर्नर आने वाली हैं, और क्योंकि एलपीजी का एक ऑब्वियसली एक पूरा एक तरीका होता है जिस तरह से वो ली जाती है, गैस किस तरह से ली जाती है और किस तरह से आगे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसके लिए बोलियां लगाई जाती हैं। वो जो बिडिंग की जो डेट थी वो भाई 4 दिसंबर से 8 जनवरी तक थी, जिसके अंदर हमें जो है ये गैस मिलनी थी। आज 11 अक्टूबर है, बिडिंग की जो डेट है, आज 12 अक्टूबर है, बिडिंग की जो डेट है वो 11 अक्टूबर तक थी। किसी ने बिड नहीं किया, किसी ने बोली नहीं लगाई, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान को ये एलएनजी देने में, ये कार्गोज देने में। तो आगे गैस का इतना शदीद बहरान होने वाला है कि आपकी सोच है तो आप उस नॉन इशू से नजर हटाइए और इस इशू पर नजर जमाइए ताकि आप अगले इलेक्शन में सर उठा करके वोट ले सकें। बिनिश, सबसे पहले तो इम्प्रेसिव उर्दू, बहरान से भी आप बहरानात की तरफ चली गई हैं, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, बड़े अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव हमेशा आपसे सुनने को मिलता है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, देखें प्रेडिक्शन करने पे भी हम किसी को कदगन नहीं लगाते, शौक़ से करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा वादा है इंशाल्लाह हम पाकिस्तानियों के लिए हर आने वाला दिन पहले से बेहतर लेके आएंगे। हम अपनी सर्विसेज इस मुल्क के अवाम को दे रहे हैं, जिनको ये मिल रही है उनको पता है, जो इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में हम उनको फिर भी बताते रहेंगे। आगे बेहतर अदालत अवाम की है, वहाँ पे जो डिसीजन होने हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने 2018 में जो मैंडेट लिया था, ये मैं अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। बिकॉज पूरी दुनिया जिन बहरानात की आप बात कर रही है, मैं अर्ज करती हूँ, पूरी दुनिया जिस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकी, दुनिया की बेस्ट हेल्थ सिस्टम फेल हुए, हमें अल्लाह ने कामयाबी दी। दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज फेल हुई, हमारी इकोनॉमी बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रही है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने जिस तबके को हम एड्रेस कर रहे हैं ना बिनिश, आज तक इस मुल्क के 70 सालों में कभी किसी ने उस तबके को एड्रेस नहीं किया। वो कौन सा तबका है? मल्टीपल फैक्टर पे काम कर रहे हैं। नहीं, कौन सा तबका? जी, मैं गरीब से गरीब तर जिनको बना के, मैं अर्ज कर रही हूँ, गरीब से गरीब तर जिनको बना के कुछ लोग लंदन चले गए, कुछ सरे महल बनाने में बिजी हो गए। हमने क्या किया, हमने एक्चुअल डेटाबेस के ऊपर एहसास प्रोग्राम के तहत
आपके महरूम तबके को हर लिहाज से हमने, फिर उसके अलावा हमने बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस किया। सबसे ज्यादा किसानों के लिए आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया। लंबी बात हो रही है। नहीं पता क्या शो सरकार मुझे ऑपोजिशन के पास जाना है। सरकारी दवाइयों की ये है कि हम आपकी एक सूबे को टोटल कवर दे चुके हैं आपकी हेल्थ और पंजाब मैं इकोनॉमी में डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, ये आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है। बोलने दो ना जी, एक फिक्रा बोलने दो। हेल्थ में पूरे केपीके को हमने कवर किया, टोटल पॉपुलेशन को। बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपकी टोटल, आपको महंगी सस्ती दवाइयों की बहस से तो जाना ही नहीं पड़ेगा। जब हम आपको पर फैमिली 1 मिलियन प्लस कवरेज दे रहे हैं तो फिर तो ये बहस खत्म हो गई ना, वो महंगी सस्ती गवर्नमेंट को पड़ेगी ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को सर्व कर रहे हैं, हर तबके को, और उस तबके के आगे हम जवाब दें और हम मीडिया के आगे भी जवाब दें। आप क्वेश्चन रखें, हम इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम आपको भी सेटिस्फाई करें और आपके तवज्जुह से आवाम को भी आगाह करें अपनी परफॉर्मेंस से। जी, मैं वही आपसे सवाल रख रही हूँ कि जो आपने हेल्थ और इकोनॉमी के इंडिकेटर्स, 2 चीजें आपने गिनवाई और तीसरा आपने तबका काम, ये परेशान हो गई थी आज तक कि हेल्थ और इकोनॉमी, किसानों के लिए कभी कोई काम नहीं हुआ। नहीं, उसका मैं क्रेडिट देती हूँ, उसका क्रेडिट मैं देती हूँ, और उसका क्रेडिट मैंने चीमा साहब को भी दिया था, इसी शो में दिया था। जब आते हैं मैं उनको, किसानों को इसके ऊपर जहां क्रेडिट देना बनता है वहां मैं देती जरूर हूं। लेकिन आपने 2 चीजें अभी उठाई ना आज के शो में, आपने हेल्थ उठाई, आपने इकोनॉमी उठाई। हेल्थ और इकोनॉमी दोनों मैंने आपके सामने रख दी। और जिस तबके के ऊपर आप ये क्लेम कर रही है ना कि आप उस तबके के ऊपर जा रही, जिससे इससे पहले कोई हुकूमत नहीं गई थी, वो तबका आपकी हेल्थ पॉलिसीज, आपकी इकोनॉमी की पॉलिसीज और आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। मुसरत, इस रियलिटी को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें वो उतना आपके लिए आसान होगा। आई नो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी कि आपको टीवी पर आकर के जो भी पॉलिसी है उसके प्रॉज बताने हैं, लेकिन कभी कभी कॉन्स भी बताया करें, दिल पे हाथ रखे कि हाँ यहाँ हम गलत हो गए। आप लोग तो ईमानदार लोग हैं, सादिक और अमीन है सर्टिफाइड, कभी मान लिया करें कि हाँ यहाँ पर गलती हो गई, मान जाएं कि सर्दियों में बहरान आने वाला है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ उसकी तरफ फोकस करें। गैस नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, पिछले कुछ अरसे से बहुत सर्दी पड़ रही है, नहीं आने देंगे। ऑल राइट, ठीक है, मुझे एक वक्फा लेना है कि आई एग्री विद यू कि जी मुझे एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद वापस आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ऑपोजिशन की तरफ जा सके। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। कादिर मंदोखेल, निहाल हाशमी, मुसर्रत चीमा मेरे साथ मौजूद है। निहाल हाशमी साहब और कादिर मंदोखेल साहब को आई एम एक्चुअली डाइंग टू लिसन टू देम, क्योंकि एक अच्छा खासा सेगमेंट मेरा मुसर्रत के साथ हुआ है। स्टार्टिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, निहाल भाई आपसे, भाई मुसर्रत भी कह रही हैं और मुसर्रत से कहीं ज़्यादा जो वज़ीर आज़म के जो ऑब्वियसली तर्जुमान हैं, और उससे कहीं ज़्यादा ऑब्वियसली जो हमारी हुकूमत के तर्जुमान है फवाद चौधरी साहब, कह रहे हैं कि भाई DGISI की पोस्टिंग को लेकर वी आर ऑन द सेम पेज, कोई मसला नहीं है, आप लोग इसको गलत रंग ना दें। तो सर आप भी मेरे जुड़े हुए हाथ देखें, आप ये नैब ऑर्डिनेंस की फिक्र करें। नैब ऑर्डिनेंस आके नाफिजुल अमल भी हो गया और आज भी शाहिद खान अब्बासी साहब खड़े होकर के कह रहे थे हम इसको चैलेंज करेंगे। निहाल भाई कहाँ चैलेंज करना है? शीशे के सामने खड़े होकर चैलेंज करना है? लोग तो अदालत पहुंच गए कि नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो हमारे केसेस है उनको खत्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश, आज 12 अक्टूबर, आज के दिन एक आमिर ने शब खून मारा था पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे, और आज के दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस टॉप पे गए थे। आज के दिन आइन को मुअत्तल किया गया, और आज के हवाले से जब लोग सुप्रीम कोर्ट में आपने बात की, जब गए थे उस वक्त के जो जजेस थे उन्होंने अपना किरदार दिखाया और उन्होंने, और आज के दिन ही जब मुशर्रफ आया तो उसके साथ उसके चमचे खुरचे और कुछ कॉमेडियन आए थे, जिनमें से एक फवाद चौधरी भी था जो मुशर्रफ का उसका एक स्पोक्स पर्सन और उसके साथी था। और ये फवाद चौधरी कल अपने ट्वीट पे डॉक्टर कदीर खान के सामने बारे में गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है और उसका मुआवजा करता है। एक सलाम साहब है उनके साथ। तो ऐसी हुकूमत पे हम लानत भेजते हैं जो पाकिस्तान के मौसीरों के साथ इस तरह का रवैया रखे। He has no right to say anything on institute about the मौसीर पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान। और ये एक जोकर टाइप आदमी है, लोटा टाइप आदमी है। इसके कमेंट पे कमेंट करना बेवकूफी है मेरे जैसे के लिए। हम तो ये बात करेंगे कि 12 अक्टूबर के बाद इस मुल्क ने क्या खोया क्या पाया। 12 अक्टूबर के बाद इस मुल्क में पीसीओ लगे,
इस मुल्क की अदालती निज़ाम मुतासिर हुई। 12 अक्टूबर के बाद आमरीत ने अगियारों को, अमेरिका को हवाई अड्डे दिए, फौजी अड्डे दिए। 12 अक्टूबर के बाद इस मुल्क में आइन मुअत्तल रहा, बुनियादी हुकूक मुअत्तल रहे, मीडिया पे कदगन लगा, महंगाई उरूज पे थे, मजदूर, किसान और तलबा के ऊपर जबर हुआ, सियासी कारकुनों को कैद बंद में रखा गया, पार्लियामेंट को यरगमाल बना लिया गया। और वही लोग आज इस निज़ाम में चल रहे हैं। और जो कदीर खान को या नवाज शरीफ साहब को, उनमें से सरखेल है जनाब ये फवाद चौधरी साहब, जो जिनका हमें पूरा हिस्ट्री मालूम है कि वो किस तरह से, कहां से आए, कैसे आए और क्यों आए। तो मैं ये समझता हूं कि जो बातें वो कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, ये तो बातें प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट के करने के नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोसीजर है जिसमें अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग होती रहती है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। पोस्टिंगें होती रहेंगी, आइंदा भी पोस्टिंगें मादी में भी होती रही है, ट्रांसफर आइंदा भी होती रहेंगी, ट्रांसफर मादी में भी होती रही है। मगर इसको अगर अना की मसला बनाता है, ये हुकूमत बनाती है, और उसमें फवाद चौधरी आकर के बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या इख्तियार है, प्राइम मिनिस्टर का क्या इख्तियार नहीं है, तो ये फवाद चौधरी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि आईन पाकिस्तान 73 का जो है हमारे पास भी है। हमें पता है कि आप जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप आइन के वो सारे कागज पलट रहे होते हैं, अदरवाइज आप आइन को नहीं मानते, आप ऑर्डिनेंस से इस मुल्क के निज़ाम को चलाना चाहते हैं। तो ये एक जोकर टाइप आदमी है, ये है शेख रशीद, इनकी बात को सीरियस ना लिया करे। बिनीश सर ऐसे तो ना बोले ना, हमारे इन्फॉर्मेशन को डील करते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर की हर बात को आकर के बताते हैं। आपको सर नहीं पसंद होंगे, अरे सर आपको नहीं पसंद होंगे, पाकिस्तान के तर्जुमान है, पर हमें बात करनी पड़ती है। सर मेरी बात सुनिए निहाल भाई, एक को चला रहा है वो ठीक है आपकी बात, उसका मैं जवाब ले लूंगी, मैं सरहद से ले लूंगी। सर आप मेरी बात सुनो, आप खुद वकील हैं, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, कोर्ट में जाएं, चैलेंज करें। आप शीशे के सामने खड़े होकर के चीजें चैलेंज कर देते हैं। नैब ऑर्डिनेंस शीशे के सामने खड़े होकर चैलेंज होगा, और जो बाकी ऑर्डिनेंस आए वो भी PMLN शीशे के सामने खड़े होकर चैलेंज करेगी। मुझे सर मंदोखेल साहब के पास जाने दीजिए, सेकंड राउंड में आपके पास आती हूँ। आप इसका कोई कानूनी रास्ता निकाल लें सर। जी एक मिनट जी, जब हमने कोर्ट में चैलेंज किया था जफर अली शाह वाले केस में, तो उन्होंने कहा यूजरबर को आइन में तब्दील करने का भी हक है, अमेंडमेंट। और फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ के साथ साकिब निसार ने और आसिफ शहीद खोसा ने जब व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, तो हमें बहुत खौफ है, पाकिस्तानी अवाम को खौफ है कि मजाक बना देते हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को भी चंद लोग। ठीक है जी, आगे आपका पॉइंट। कादिर मंदोखेल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आपको पता है कि क्या डिस्कशन चल रही है, आप ही मुसर्रत चीमा साहिबा को, इस हुकूमत को समझा दीजिए कि ये जो एक सिविल मिलिट्री लीडरशिप का जो एक इन्होंने बेतुका सा एक क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की है, इसको जल्द से जल्द निपटाएं। गैस नहीं मिलनी, गैस नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेंगे। सर आप ही इनको समझा दीजिए, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी ज़्यादा सीनियर है PTI से, शायद आपकी बात इनको समझ में आ जाए कि इलेक्शन की साइंस क्या होती है, जीतने की साइंस क्या होती है। जी सर। देखिए, पहले बात अब ये सुन कि जब ये PTI ये कठपुतली हुकूमत आ गई और उसका एक ही बयानिया था कि हम मिलिट्री के साथ एक पेज पे है, तो आप ये समझ लो कि पेज तो फाड़ दिया ना उसने आज खुद इस चीज को। अपोजिशन ने तो कोई किरदार नहीं किया है, निहाल हाशमी साहब की पार्टी या हमारी पार्टी या दूसरी अपोजिशन की पार्टी ने तो कोई ना किरदार अदा किया है, ना हमने कोई चुगलखोरी की है। ये तो खुद इनकी तरफ से खबरें आ रही है। और सबसे बड़े जो मुखबर खास है हुकूमत के, जो 2500 उर्दू पे वजीर दाखिला बना हुआ है, शेख रशीद की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो हर महकमे में बोलता है। वो खुद कहते हैं मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। गेट नंबर 4 पता नहीं पाकिस्तान के लोगों ने गेट नंबर 4 तो कभी देखा नहीं होगा, मगर शेख रशीद ही बताता है कि गेट नंबर 4, तो उस गेट नंबर 4 की पैदावार जो अपने आप को खुद पैदावार कहता है, वो ये कहता है कि मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं दे सकता हूँ। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। मगर दाल में कुछ काला क्यों है? आपको याद हो जब ये कठपुतली हुकूमत बनी है तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम एक पेज पे है, तो वो पेज तो आज नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने ISI हेडक्वार्टर के दौरे मौजूदा वज़ीर आज़म ने किए, शायद किसी और वज़ीर आज़म ने किया हो, ठीक है, तो वो क्या था? तो इसके ताल्लुकात और अच्छे होना चाहिए। मैंने तो कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर है, ISI एक इदारा है, अब आर्मी चीफ से मुलाकात हो, ISI से मुलाकात हो, किसी कहीं के भी दौरे हो, आपस में बन रही है, यही तो हुकूमत कह रही है। जी देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको
मेरे सिर्फ आपकी सवाल के जवाब में ये सारी बातें करो। हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि इनकी मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हो या ना हो, हमें उससे कोई ताल्लुकात नहीं, सरोकार नहीं है। सिर्फ इनकी खुद सस्पेंस बना के ये सारे एक एक अदारे को ये मुतनाज़ा बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो इसके फॉरेन फंडिंग केस था और उसके ऊपर इनने सारे हुकूमत के वजीरों के पटे खोल दिए इलेक्शन कमीशन की तरफ, और फाइज इसाक की तरफ उन्होंने किस तरह जो ना बोलना शुरू कर दी वो आपके सामने है। और फिर उसके बाद उन्हें ईवीएम मशीन के हवाले से जो धमकियां दी वो भी आपके सामने। अब रेगे एक की जो मिलिट्री अदालत है या ISI था उसको भी उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, जो 2 दिन से पूरा पाकिस्तान जो है ना चशपंज में मुब्तला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुकूमत पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहा है। बीक पे तो उसने पाकिस्तान को पहले नंबर पे रख दिया। सऊदी अरब की बीक वाले जो अदारे है उसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया है। और जो कहते थे कि 10,000 अरब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लिए, इन्होंने पिछले 3 साल में 17,950 अरब अभी तक कर्ज ले चुका है। क्या खान साहब खुदकशी आराम में मैं उसको वो नहीं करूंगा, ये मुतालबा नहीं करूंगा, मशवरा नहीं दूंगा, मगर जो उन्हें नहीं कहा था कि अगर मैं कर्ज लूं तो मैं खुदकशी करने पे तरजीह दूंगा। सवाल ये कि मुल्क को सवाल ये है कादिर भाई, मुझे क्योंकि एक ब्रेक की तरफ जाना है, मेरे साथ बने रहिए प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। आज वजीर आजम ने ये कहा अपनी काबीना को कि जब वजीर आजम नहीं घबरा रहा तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि जब मुल्क का वजीर आजम नहीं घबरा रहा तो ऑपोजिशन को क्या घबराहट है। मुझे तो लग रहा है कि ऑपोजिशन लीडर भी नहीं घबरा रहा है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो जब कहीं पे कोई घबराहट है ही नहीं तो फिर इशू किस बात पर है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो कि शायद आप लोग कमेंट्स में मिस कर गए, खास तौर पे ऑपोजिशन, फवाद चौधरी साहब ने आज ये भी हमें बताया है कि खसूसी यूनिट तश्कील दिया जा रहा है इस्लामाबाद में। वो जो जत्थे आ जाते हैं ना डी चौक पे बैठने के लिए, मुझे इस पर बात करनी है कि भाई कितने माइक्रो लेवल पर ये हुकूमत ऑपोजिशन के खिलाफ या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन है कि खामोश है। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। निहाल हाशमी, कादिर मंदुखेल, मुसर्रत चीमा, क्योंकि लास्ट सेगमेंट है तो वेरी क्विकली ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तीनों रिस्पॉन्ड कर दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द तर्जुमान पंजाब हुकूमत। मेरी बात सुने, आप ये चाहते हैं कि आपके 126 दिन के धरने का रिकॉर्ड ना टूटे। मुसर्रत चीमा साहिबा, जो आप लोगों ने ये एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है कि अब कोई भी जत्था लेकर के इस्लामाबाद डी चौक में नहीं आएगा, मतलब यादें माजी अजाब है यार। अब आप क्यों डर रहे हैं कि आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा? आने दे लोगों को, इसमें फोर्स बनाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बड़े एहतराम के साथ निहाल हाशमी भाई ने जिस तरह से जो गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं कंडेम करती हूँ। इतने सीनियर पॉलिटिशियन से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप अपना मौक़िफ़ रखें, आप सख्त से सख्त अल्फाज का चुनाव करें, लेकिन कम अज़ कम वो इतने गैर पार्लिमानी ना हों कि आपको खुद उस पर शर्मिंदा होना पड़े। इन्होंने बड़ी अच्छे से 12 अक्टूबर पर रोशनी डाली। उसका एक तारीख में उसका एक दूसरा पहलू भी है कि जिस तरह से वर्कर्स और आप लोग यहाँ पे जेल की सौते काट रहे थे, तो आपके जो सो कॉल्ड लीडर जो आज भी प्लेटलेट्स काउंट का बहाना बना के लंदन में सेहत अफजा मकाम की मौजें कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो वर्कर्स को झूठ बोल के छोड़ के उन्होंने एक मुआहदा किया जिससे वो काफ़ी साल तक डिनाई करते रहे। फिर वो मुआहदा सामने आया और वो सो कॉल्ड अपने लिए जिला वतनी का नाम इन्होंने वर्कर्स के आगे इस्तेमाल किया, बट दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी साथ आपको चाहिए था, आप रोशनी डालते कौन किसके साथ था यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि फिर तो जितने भी सियासी लोग हैं, सिवाय हम जैसे नए जो लोग आए हैं, सारे ही लोटे हैं। कभी कोई किसी जमात में था, कभी कोई किसी जमात के आगे होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें एक दूसरे की एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपना मौकफ रखें, अपना सख्त से सख्त मौकफ रखें, लेकिन अच्छे अल्फाज के साथ। अगर आप अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते तो बुरे भी ना करें। अब आगे बात देखें जी, बिल्कुल देखें बेनिश, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ऑपोजिशन, हाँ हम लोग अगर निकले थे, हमारा कंपैरिजन ये जो जत्थे आते हैं इस वक्त ब्लैकमेल करने के लिए विदाउट एनी कॉज, कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, पॉलिटिकल जमातों को बिल्कुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है हर एक को, बट दैट शुड बी सॉलिड रीजन, कोई उसके पीछे कोई रियलिटी तो हो। यहाँ पे क्या है जी, इन्होंने क्यों नहीं, ये हमेशा हमें आप मुझे ये बताएं, कंप्लीट हाँ बताएं, इनसे पूछे दे सकते हैं, दे ले, हमने इनको कब रोका है। दूसरी जहां तक रहेगी बात,
कि देखें इन्होंने पीडीएम ने जितने जलसे किए, जो कुछ किया, आप मुझे कोई एक एग्जांपल बता दें कि अगर हमने इनके रास्ते में कोई रुकावटें डाली हों, या खुदा ना खास्ता जिस तरह से इन्होंने मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े जो कुछ किया और फिर हमारे ऊपर जो जिस तरह से इन्होंने हमें ट्रीट किया था धरने के दौरान, वो भी आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से कवर किया था। इस चीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रेगुलर पुलिस है वो अपनी बाकी तमाम जो फराइज है उनको अदा करे, लेकिन अगर कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो उसके लिए ट्रेंड लोग होने चाहिए, ताकि जिस तरह से हमारे पे डंडे और शेलिंग बरसाई गई थी वो टेक्निकली उनको अच्छे तरीके से, उनकी आखिरी बात उनकी तरबियत इस तरह से ट्रेनिंग की जाए कि अगर कोई इस तरह के जत्थे या ग्रुप्स आए तो वो उनको अच्छे तरीके से डील कर सके। इससे ज्यादा घबराए ना, आप अपने धरने की या मूवमेंट की डेट अनाउंस करें, डेट से आगे बढ़े। हमने पहले भी इनको वेलकम किया था, आगे भी इनको वेलकम करेंगे। निहाल भाई ये जो नैब है ना, वो जो नैब का ऑर्डिनेंस जारी भी हो गया और वो उस ऑर्डिनेंस के तहत जो चेयरमैन नैब को अभी तक एक्सटेंशन भी यानी कि ऑब्वियसली कायम है जावेद इकबाल साहब, उनके अंडर नैब अदालत चला गया और वो ये कह रहा है कि भाई मरियम नवाज की जो जमानत है वो मनसूख की जाए, क्योंकि वो जिस भी पेशी पे जाती है उसको सियासी थिएटर बना देती हैं। और आप फिर वही हम चैलेंज करेंगे, कहाँ चैलेंज करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मुशर्रफ बीवी के साथ बड़े एहतराम से, आप जैसे अच्छे लोगों के लिए ये अल्फाज मेरे नहीं है। अब मगर आप पहले फवाद चौधरी जैसे लोगों को सिखाएं कि वो दूसरों के बारे में जब कलाम करे तो कलाम करना सीखे। मरियम नवाज सारे लोग खौफजदा हैं। और देखिए ये बात अभी हो रही थी, ये इदारों को बर्बाद करें जो इदारों पे कब्जा करना चाहते हैं, जो इमरान खान साहब हैं। नवाज शरीफ ने एक पैगाम दिया है कि हर इदारे अपने कानून, अपने हुदूद, अपने कयूद में रहें। मरियम नवाज साहब का जहां तक है तो ये तो एक फर्स्ट किस्त आई है ना चेयरमैन नैब की, उनको चूंकि आपने कंटिन्यूटी किया और ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। पार्लियामेंट के रहते हुए आप हर रोज उसको बेमानी कर देते हैं और आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, तो ये तो एक कोई मजाक बना देते हैं आप। ये मजाक इस मुल्क में नहीं चलेगा। आप तौहीन कर रहे हैं पार्लियामेंट की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, कादिर खान जैसे लोगों की। भाई आप कानून साजी के लिए उनको, मरियम, मैंने आपको जैसे कहा ना कि इस मुल्क की अदालतों को भी इन्होंने इदारों को मजाक समझा के इनकी जेब के अंदर रखा हुआ है और ये तासुर देना चाहते हैं कि जैसे नैब इनके जेब के अंदर है और अगर इलेक्शन कमीशन इनके जेब में नहीं आ रहा है, ये अदालतों को भी चाहते हैं कि वो अंडरमाइन करें। और ये अदालतों में भी अक्सर इनके फवाद चौधरी साहब के और फरूक नसीम साहब के बयान आते रहते हैं, तो हम ना जेल से डरते हैं ना रेल से डरते हैं। मरियम जेल में हो या बाहर हो या कहीं भी हो, और उसका गलती क्या, उसका कसूर क्या? यही गलती है कि वो आवाम को बेदार करती है, आइन और कानून की बात करती है, नवाज शरीफ के लिए साथ खड़ी रहती है, मुल्क में जो है वो कहती है कि जमहूरी इदारे मजबूत हो, आइन के तहत आप काम करें, हर कोई अपने अपने डोमेन में रहे। उसकी और क्या गलती है? वो आ गया सर आपका पॉइंट। कादिर भाई, आखिरी 1-1.5 मिनट में आपको देना चाहती हूँ, ये जो इस्लामाबाद के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार की जा रही है, सर आप भी जरा तैयारी कर लें, आप इनके हत्थे ना चढ़ जाइएगा वरना बहुत मार पड़ने वाली है। देखिए हम तो उन्हें ये सिखाने लगे कि अच्छे से डील करें। क्या हो गया? कादिर भाई को सुनना है, कादिर भाई को सुनना है मुझे। मेरा ताल्लुक जिस पार्टी से है, हमने शहादतें देखी है, हमने फांसियां देखी है, हमने कोड़े देखे, हमने जेलें देखे। ये बातें, ये डराने वाली बातें वो नजीर चौहान जो पंजाब बनी थे, जो 2 थप्पड़ लगे और एकदम जो ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई, ये उनको सुनाते हैं। ये हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फवाद चौधरी और ये शेख रशीद की धमकियां और ये लोफरबाजी, ये हमारे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो लिहाजा ये जो बेफिक्र हो, जो कल परसों सुबह भी मेरे कायद आसिफ अली जरदारी साहब व्हील चेयर पे अदालत के सामने पेश होंगे इस्लामाबाद में। सवाल ये कि हम तो वो लोग हैं, हाजी फरियाल को रात 12 बजे जेल के सलाखों में धकेल दिया है। बात ये होता है ना, ये जेल रेल ये चीजें हमारे लिए नहीं है। बाकी ये कि हुकूमत अपनी खैर मनाए, जो उन्होंने महंगाई के तूफान खड़ा करना था, जो उन्होंने दारू का बेड़ा गर्क करना था, अब जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके लड़ पड़े, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत लड़ कड़ा रही है, पंजाब में इनकी हुकूमत 7 सीटों पे खड़ी है। बस ये शुक्र करे, ये खुश नसीब है कि अपोजिशन जो ना वो एक साथ नहीं, एक पेज पे नहीं है। जिस दिन अपोजिशन एक पेज पे हो गई, उस दिन इनके दिन नहीं बल्कि घंटों में इनकी हुकूमत जाएगी। निहाल भाई 30 सेकंड्स में देख लें, कादर भाई आप लोग को ताना मार गए हैं कि आप इनके साथ खड़े नहीं हैं, वरना इसकी वजह से इमरान खान जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। क्या कर रही है सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी? निहाल भाई 30 सेकंड्स, साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे? जब भी आईनी और जमहूरी बात होगी, बिलावल साहब ने कहा है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
शाबाश सर साहब, लीडर ऑफ द leader of the ऑपोजिशन तो अपने साथ खड़े हो जाए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो आवाम के साथ खड़े हो जाए। खैर एनीवेज मुझे कह रहे हैं टाइम खत्म हो गया। एनीवेज आई एम सो सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों मेहमानों का। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।